Good evening, Bhaskar, Subhendu. Am I audible? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Good evening, sir. Thank you. So एक काम करते हैं, आज हम लोग बॉयलर का स्कैडा पेज निकालते हैं, देखते हैं कि कैसे ऑपरेट करता है ऑपरेटर बॉयलर में बैठ के, तो प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। सपोज ये मेरे पास एक स्कैडा सॉफ्टवेयर है। स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. ओके, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, और जो हमारे बॉयलर ऑपरेटर होते हैं प्लांट में, वो यहीं से इसी इसी पेज से पूरा का पूरा बॉयलर को कंट्रोल करते हैं, है ना। बॉयलर को कंट्रोल करने का मतलब उसके जितने ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स है उन सबको चलाना, बंद करना, रेगुलेट करना, उसका स्पीड कम करना, भाग को खोलना, वो सारी बातें यहीं पे आती है। इसका और एक इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि इसमें हम लोग हिस्ट्री डाटा देख सकते हैं। मतलब पकड़ लो कोई एक पैरामीटर में एनालिसिस करना चाहता हूं, तो 1 महीना पहले या फिर 6 महीना पहले किसी एक दिन कुछ सेम टाइप का इंसिडेंट हुआ था, तो मुझको पता करना है कि उस वक्त मेरा जो पैरामीटर था वो क्या क्या था। तो इसको कहते हैं हिस्ट्री डाटा। मतलब जो भी डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है ना, वो तो रियल टाइम डेटा है। इसी वक्त यहाँ पे जो भी डेटा दिखा रहा है वो फील्ड में उतना है बोल के, और यही डेटा क्या होगा, वो सारा का सारा स्टोर हो जाएगा। हम लोग जितना दिन चाहे उतना दिन का स्टोरेज रख सकते हैं, साल भर का, 2 साल का, 5 साल का स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं। और जब कभी भी हमको जरूरत पड़े तो हम लोग वो डेटा वहां से निकाल के देख सकते हैं। सो इस चीज को समझेंगे, हम लोग देखेंगे किस तरीके से हिस्ट्री व्यूज होते हैं, अलार्म कैसे देखा जाता है, वो सारी बातें। पहले पेज का थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि इस पेज में क्या क्या चीजें हैं और यहाँ से क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ बहुत सारे पैरामीटर्स हमको दिख रहे हैं। ये सारे पैरामीटर्स के कुछ रियल टाइम वैल्यूज हमको दिख रहे हैं। तो जो भी हमारा बॉयलर ऑपरेटर है वो बैठ के यहाँ पे ये सारे पैरामीटर के ऊपर अपनी नजर टिकाए रखेगा, और इससे हमको पता चलता है कि प्रोसेस में कौन सी जगह पे क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो हमारे सारे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स नजर आ रहे हैं। बॉयलर के ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स जैसे आईडी फैन, पीए फैन, एफडी फैन, बॉयलर फीड पंप, ये चारों नीचे दिए हुए फैंस एंड पंप्स हैं। उसके अलावा अगर हम लोग ये वाला सेक्शन देखें तो यहाँ पे क्या है, ये सारे दीज आर आवर कोल फीडर्स। ये सारे क्या है, कोल फीडर्स है, जहाँ पे हम लोग कोल का फ्लो को रेगुलेट करते हैं। तो ये कोल फीडर जो है, ये पॉकेट फीडर भी हो सकता है, ड्रैग चेन फीडर हो सकता है। तो जो भी है उस फीडर को का आरपीएम, स्पीड को कंट्रोल करके हम लोग कोल का फ्लो को कंट्रोल करेंगे, और उससे क्या होगा, आपका फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर वेरिएशन आएगा, हीट का वेरिएशन आएगा, तो हम लोग प्रेशर एंड टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे। किसी भी बॉयलर का जो मेन मकसद होता है, वो मकसद क्या है कि हम लोगों को मेन स्टीम प्रेशर एंड मेन स्टीम टेम्परेचर, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखो, मेन स्टीम प्रेशर एंड मेन स्टीम टेम्परेचर, ये दोनों पैरामीटर को बराबर से रखना है।
पकड़ लो हमारे केस में हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वहां पे मेन स्ट्रीम प्रेशर है 65 kg या 64 kg एंड मेन स्ट्रीम टेम्परेचर है 490 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मैं 64 या 65 kg बोल रहा हूं, इसका मतलब है 65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर हो और 490 या 485 प्लस माइनस 5 डिग्री का टेम्परेचर रहे, सुपर हीटेड टेम्परेचर। तो ये कौन सा स्टीम है? मेन स्टीम, जो टरबाइन पे जा रहा, और ये मेन स्टीम बॉयलर आउटलेट का है। बॉयलर से निकलने के बाद वहां पे हमने थर्मोकपल लगाया होगा, ट्रांसमीटर लगाया होगा प्रेशर, और फिर यहाँ पे हमको दिख रहा है ये प्रेशर और टेम्परेचर। इतना सबको समझ में आ रहा है ना? तो बॉयलर ऑपरेटर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरा मेन स्ट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर बराबर रहे, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे। 500 से ऊपर किसी भी सूरत पे आपका टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए बॉयलर। 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयलर मेन स्ट्रीम का टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। प्रेशर अगर बढ़ता है तो हमारे पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो कोई सेफ्टी डिवाइस नहीं है। छोटे बॉयलर में फ्यूजन प्लग होते हैं, बड़े बॉयलर में टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मेरे पास डी सुपर हीटर के अलावा और कोई हथियार नहीं है टेम्परेचर को रोकने का। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर को अपने को रेंज पे रखना है। प्रेशर बढ़ेगा, ट्यूब्स वगैरह फट जाएंगे, बॉयलर फटेगा, बड़ा सा एक्सीडेंट हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका जो मेन स्ट्रीम लाइन का पाइप है बॉयलर से टरबाइन के कनेक्टिंग जितने सारे पाइप्स है, वो सारे पाइप्स क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 500 से ऊपर गया तो तुरंत खराब हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा देर चलता है और बार बार अगर टेम्परेचर शूट अप होता है तो मटेरियल, हर एक मटेरियल का अपना एक ब्रेकडाउन टेम्परेचर होता है ना? सो उस टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा देर तक अपने को नहीं चलाना चाहिए बॉयलर को। इतनी बात हम सबको समझ में आ गई। चलो पैरामीटर्स हो गए। यहाँ पे पैरामीटर को देखेंगे कौन कौन सा पैरामीटर है दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये कोल फीडर है, 8 कोल फीडर है, 4 कंपार्टमेंट है हमारे पास। हर एक कंपार्टमेंट के लिए दो दो कोल फीडर लगा हुआ है। अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो टॉप साइड पे यहाँ पे देखो, कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3 एंड कंपार्टमेंट 4, ये 4 कंपार्टमेंट दिख रहा है। और नीचे मुझको दिख रहा है TI-301A, TI-301B, PT-304। ये क्या है? TI मतलब टेम्परेचर इंडिकेटर, जो टेम्परेचर दिखा रहा। 301A एंड 301B ये उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का टैग है। टैग मतलब हम लोग क्या करते हैं, जितने सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट को, हर एक इंस्ट्रूमेंट को उसका एक पर्टिकुलर टैग असाइन किया जाता है ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट। सो TI-301A एंड TI-301B ये दो थर्मोकपल है जो मुझको बेड का टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर दिखा रहा है। बेड का प्रेशर या फिर विंड बॉक्स प्रेशर, उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट 1 का विंड बॉक्स प्रेशर यहां पे मैं देख पा रहा हूं 638 mmWC में। अगर प्रेशर की बात करें कंपार्टमेंट की तो 638, 2 नंबर पे 645, 3 नंबर पे 648, 4 नंबर पे 646, ये इस तरीके का प्रेशर वेरिएशन है। कंपार्टमेंट का टेम्परेचर, कंपार्टमेंट का प्रेशर हमको समझ में आया। टॉप टेम्परेचर, बॉटम टेम्परेचर एंड
विंड बॉक्स प्रेशर। उसके नीचे देखो तो ये रहा मेरा आईडी फैन, एक तरफ लिखा है डिलीवरी, एक तरफ लिखा है सक्शन। ये क्या है? जो आईडी फैन है वो उसको तो हमने नीचे रखा हुआ है, ये रहा मेरा आईडी फैन नीचे, देखो यहाँ पे है आईडी फैन। लेकिन उसका जो सक्शन एंड डिलीवरी डंपर का ये है सिग्नल जाता है, उसके लिए हमने यहाँ पे ऊपर बना के रखा हुआ है। ये रहा डिलीवरी डंपर, ये हो गया आईडी 1 नंबर का सक्शन डंपर, ये हो गया आईडी 2 का डिलीवरी डंपर, ये हो गया आईडी 2 का सक्शन डंपर। यहां से हम लोग डंपर को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे पकड़ लो, मेरे को 2 नंबर का डिलीवरी डंपर को खोलना है, तो हम जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए आईडी वाला काम नहीं कर रहा है, चलो मैं एफडी पीए में दिखा रहा हूँ। डिलीवरी डंपर को ऐसे क्लिक करेंगे और ओपन, इस साइड है क्लोज, क्लोज को दबा दो। यहां से कमांड चला जाएगा फील्ड में और ये डंपर क्या होगा, बंद हो जाएगा। डंपर बंद होने से यहाँ पे मुझको रेड कलर का इंडिकेशन दिखाई देगा। डंपर बंद होने से रेड कलर है, ओपन होने से ग्रीन कलर है। तो पकड़ लो, ये वाला पीए 1 नंबर का जो डंपर है वो खुला हुआ है, 2 नंबर का डंपर बंद है। सिमिलरली आईडी फैन में भी देखो तो डिलीवरी 1 नंबर का खुला हुआ है, सक्शन 1 नंबर का खुला हुआ है 37%, 2 नंबर का डिलीवरी एंड सक्शन दोनों बंद है। एफडी का यहाँ पे दिया हुआ है 1 नंबर और 2 नंबर का सक्शन डिलीवरी, हम लोग चाहे तो खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं अपनी मर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट सेक्शन जो है ये रहा पीए कंपार्टमेंट डंपर एंड एफडी कंपार्टमेंट डंपर। दिस इज माय पीए कंपार्टमेंट डंपर, दिस इज माय एफडी कंपार्टमेंट डंपर। अब एफडी कंपार्टमेंट डंपर को खोलने से पहले हमको पीए कंपार्टमेंट का डंपर खोलना चाहिए। पकड़ लो, मैं जब एफडीसी 1 को खोलने जाऊंगा उससे पहले मेरा काम होगा मैं पीएससी 1 को खोल दूं और पीएससी 2 को खोल दूं, दोनों को एडजेसेंट डंपर्स को खोल दे पीए लाइन का। अगर आप नहीं खोलते हो तो आपको पता है क्या हो जाएगा, फ्लूइडाइजेशन जैसे ही होगा 1 नंबर पे तो 2 नंबर का पीए नोजल पे जाके बेड मटेरियल घुस जाएगा, चौक हो जाएगा पीए लाइन। तो हम हमेशा क्या करेंगे, पहले पीएससी 1 एंड पीएससी 2 को खोलें, फिर एफडीसी 1 को खोलें। जब मैं एफडीसी 2 को खोलने जाऊंगा तो मैं पीएससी 3 को पहले खोल दूंगा एंड फिर मैं एफडीसी 2 को खोलूंगा। जब मैं एफडीसी 3 खोलना चाहता हूं उससे पहले मैं पीएससी 4 को ओपन कर दूंगा और फिर मैं एफडीसी 3 को ओपन करूंगा एंड फाइनली योर एफडीसी 4। तो हमको पता है कि जैसे ही मैं किसी भी एक कंपार्टमेंट का डंपर खोलता हूं तो उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में क्या होता है, फ्लूइडाइजेशन होता है। जब तक फ्लूइडाइजेशन नहीं होगा और उस कंपार्टमेंट का टेम्परेचर जो है 600 डिग्री से ऊपर नहीं होगा तब तक मेरे को कोयला नहीं छोड़ना चाहिए। जब कोयला छोड़ने की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, कोल फीडर को ऑन करते हैं। तो आप सिंपली कोल फीडर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करो, ये ऐसा पॉपअप खोल के आएगा और इसमें स्टार्ट को क्लिक करेंगे, स्टार्ट सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे तो कोल फीडर मेरा चालू हो जाएगा। अब कोल फीडर चालू होने के बाद नीचे यह जो 450 लिखा है यहाँ से हम लोग बीएफडी सेटिंग सेट पॉइंट देते हैं। तो पकड़ लो, मेरे को 200 आरपीएम पे चलाना है तो मैं 200 मार के एंटर कर दूं। अब जो कोल फीडर 1 नंबर है वो 200 आरपीएम पे घूमना शुरू करेगा। सिमिलरली कोल फीडर 2 को मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई शुरुआत है, मैं 200 आरपीएम पे रखना चाहता हूँ तो 200 आरपीएम पे रख दो।
धीरे धीरे बढ़ाना है बढ़ाओ, जितना आपको जरूरत है। 1200 आरपीएम तक कोल फीड हेड चलता है, आप बढ़ा सकते हो। जब एक नंबर कंपार्टमेंट लाइन पे आ गया, 2 नंबर कंपार्टमेंट को लाइन की में लेने की बारी है। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है ये सारी बातें। तो FDC2 को ओपन कर देंगे, मिक्सिंग देंगे, और फिर से FDC2 को बंद करके रख देंगे। फिर एक नंबर कंपार्टमेंट का आरपीएम को बढ़ाएंगे और वहां पे टेम्परेचर राइज अप करेंगे। टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के एक नंबर कंपार्टमेंट का टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर 7 क्या कहते हैं इसको 850 900 तक लेके जाएंगे। 900 से ऊपर लेके नहीं जाएंगे। 850 900 जैसे ही पहुंचा, हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे FD कंपार्टमेंट नंबर को खोल देंगे 2 नंबर का, और मिक्सिंग देंगे 30 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए मिक्सिंग देंगे। देखेंगे यहाँ पे बेड का टेम्परेचर जो है ना, कंपार्टमेंट टेम्परेचर टॉप बॉटम, वो कितना डाउन हो रहा है। जैसे वो 750 के करीब में आने लगा, हम लोग बंद कर देते हैं। तो इसी तरीके से हीट ट्रांसफर होता है कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट ड्यूरिंग लाइट अप, जो हमने पहले डिस्कस किया था। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? हमने जो अभी तक पढ़ा है, जितने सारे सर्किट देखे हैं, वो सारे सर्किट को कंट्रोल यहीं से हम करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है। सो एक बार सर्किट वाइज डिस्कस करेंगे। उससे पहले और क्या बच गए, यहाँ पे हमने देखा नीचे मेरे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट से ID, PA, FD, फिट पंप। लेफ्ट साइड पे पैरामीटर है, राइट साइड पे पैरामीटर है। ऊपर में मैं देख रहा हूँ मेरे कंपार्टमेंट के टॉप बॉटम टेम्परेचर एंड फर्नेस प्रेशर है, मैं फर्नेस प्रेशर बोल रहा हूँ, विंड बॉक्स प्रेशर है चारों कंपार्टमेंट के। उसके नीचे मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो सक्शन एंड डिलीवरी डंपर्स के सिंबल्स है, वो सारे दिख रहे हैं मुझको, कंट्रोल पॉइंट्स। उसके नीचे कोल फीडर, और उसके पास में कंपार्टमेंट डंपर्स। और फिर यहाँ पे हम लोगों को कुछ कंट्रोल वाल्व्स नजर आ रहे हैं। इन कंट्रोल वाल्व्स में पहला वाला कंट्रोल वाल्व है मेरा FCV। FCV क्या है? फीड कंट्रोल वाल्व। फीड कंट्रोल वाल्व, जहां से हम लोग फीड वाटर को कंट्रोल करते हैं। और जब इसको क्लिक कराओ तो ये बहुत बड़ा सा एक कुछ पेज आ रहा है, इसको हम देखेंगे। ये मेरा सिंगल एलिमेंट एंड 3 एलिमेंट ड्राम लेवल कंट्रोल का पॉपअप है, जिसमें इस पेज से हम लोग फीड वाटर को कंट्रोल करते हैं। ऑटो में भी कर सकते हैं, मैनुअल में भी कर सकते हैं। तो कब ऑटो में रखना है, कब मैनुअल में रखना है, और ये PID सेटिंग कैसे करना है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। उसके नीचे देखते हैं तो TCV है, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व। इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पे PID कंट्रोलर लगा हुआ है, आप ऑटो में रख सकते हो, या फिर मैनुअल कर दो तो मैनुअल में आप डायरेक्टली MNOP पे यहाँ पे आप वैल्यू चेंज करके कंट्रोल वाल्व का ओपनिंग और क्लोज अपने हाथ में रख सकते हो। ऑटो में डाल दोगे तो फिर DCS खुद अपने से डिसीजन लेगा कब खोलना है, कब बंद करना है। और अगर आपको खुद से करना है तो आप यहाँ पे मैनुअल में लेके उसके बाद टेम्परेचर को कंट्रोल करोगे। FCB हम लोगों को पता है कब खोलना है, कब बंद करना है। जब मेरा ड्राम लेवल को मेंटेन करना है मैन्युअली, तो FCB को खोलेंगे। जब टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो हम TCV को खोलेंगे। ठीक। सो FCB हो गया, TCV हो गया। उसके नीचे देखो एक है MSV। MSV क्या है? मेन स्टीम स्टॉप वाल्व। मेन स्टीम स्टॉप वाल्व, आप इसको MSSV बोल दो या फिर MSV बोल दो, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व। उसके नीचे है मेन स्टीम बाईपास वाल्व। तो स्टॉप वाल्व लगा हुआ है, उसका बाईपास वाल्व है मेन स्टीम बाईपास वाल्व। एंड उसके नीचे है मेरा मेन स्टीम वेंट वाल्व।
तो ये सारे कंट्रोल वाल्व से उसमें से पहला 3 नहीं, उसमें से पहला 2 कंट्रोल वाल्व एफसीवी एंड टीसीवी, उसका सिंबल देखो, उसके ऊपर एक टोपी लगा हुआ है। उस टोपी से हमको ये पता चलता है कि ये कैसा कंट्रोल वाल्व है, ये न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व है। कैसा कंट्रोल वाल्व है? न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व है। इसमें पीआईडी सेटिंग होता है, देखो इस तरीके से लिखा है पीआईडी। 3 एलिमेंट पीआईडी 1 प्राइमरी पीआईडी, 3 एलिमेंट पीआईडी 2 सेकेंडरी पीआईडी, है ना, एंड सिंगल एलिमेंट एफसीबी, ये भी पीआईडी कंट्रोल है। लेकिन जब मैं एमएसबी पे क्लिक करता हूं तो मेरे को एक पॉपअप नजर आ रहा है इस टाइप का, कुछ एमओटी मेनस्ट्रीम स्टॉप वाल्व। तो ये मेनस्ट्रीम स्टॉप वाल्व है, एंड एमओटी मतलब मोटोराइज्ड मेनस्ट्रीम स्टॉप वाल्व। तो मेरा मेनस्ट्रीम स्टॉप वाल्व जो है वो न्यूमेटिक नहीं है, वो किस टाइप का है? मोटोराइज्ड कंट्रोल वाल्व। इसीलिए यहाँ पे देखो आपको ओपन लिमिट स्विच नजर आएगा, टॉर्च स्विच नजर आएगा, हाँ ओवरलोड ट्रिप है। तो ये इसको जब हम लोग ओपन करते हैं ना, इसका सेटिंग हम कर सकते हैं कि एक बार ओपन कर दिए तो ये फुल ओपन हो जाए, या फिर वो इंचेस में ओपन। पकड़ लो, मैंने ओपन दिया, ये 5% ओपन होके फिर बंद हो जाए। मैंने जैसे ही एक बार क्लिक कर दिया, ये 5% ओपन होगा फिर बंद हो जाएगा। तो ये मोटोराइज कंट्रोल वाल्व का स्पेशलिटी है। न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व जो होता है उसमें क्या होता है? न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व में हमको सेट पॉइंट देना होता है, या फिर ऑटो में रख देते हैं तो फिर वो खुलता है, बंद होता है। ठीक है, सो कंट्रोल वाल्व क्या क्या देख रहे हैं? फीड कंट्रोल वाल्व, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व, मेनस्ट्रीम स्टॉप वाल्व, मेनस्ट्रीम बाईपास वाल्व एंड मेनस्ट्रीम वेंट वाल्व। ये सारे हमने, उसका पोजीशन कहाँ पे, उसका काम क्या है, वो पहले हम के लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो एक बार देख लेना अगर किसी को दिक्कत हो रहा है समझने में। तो टोटल पूरा का पूरा पेज हमको समझ में आया, जो भी यहाँ पे दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है ना, कौन से जगह पे। नीचे यहाँ पे देखो एक कॉम्प्रेशर ओके लिख के ग्रीन कलर का बटन बना हुआ है। कॉम्प्रेशर मतलब हमने डिस्कस किया था, एयर कॉम्प्रेशर हमको चाहिए कॉम्प्रेस एयर के लिए, है ना। तो वो कॉम्प्रेशर जो चल रहा है यहाँ पे इंडिकेशन दिखा रहा है। एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर। इस पेज में ऊपर के तरफ देखो, यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है ट्रिप सेट पॉइंट। इसको अगर क्लिक करते हैं तो हमको सारे के सारे बॉयलर के जो इक्विपमेंट्स है उसका जो ट्रिप सेट पॉइंट्स है, वो सारे सेट पॉइंट्स यहाँ पे नजर आते हैं। वो सारे सेट पॉइंट्स हम लोग चेंज, बॉयलर ऑपरेटर तो चेंज नहीं कर सकते हैं, बट इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर चेंज कर सकता है उसको जब जरूरत पड़े। यहाँ पे दिया हुआ है एक्चुएटर पोजीशन। एक्चुएटर पोजीशन मतलब टरबाइन का जो एक्चुएटर है वो कितना परसेंट खुला हुआ है। जो एक्चुएटर है, स्टीम डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगा एक्चुएटर क्या होगा? ओपन होगा। तो एक्चुएटर का ओपनिंग परसेंटेज हम लोग बैठ के यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मेरा मेन प्रेशर टेम्परेचर फ्लो अच्छा है तो कम ओपनिंग में सफिशियंट एंथैल्पी इन होगा। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कम हो रहा है तो सेम लोड के लिए सेम अमाउंट ऑफ एंथैल्पी इन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक्चुएटर ज्यादा ओपन होगा। तो वो सारी बातें हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। पहले आप लोग एक बार देखो इस पेज को फिर से। एक बॉयलर ऑपरेटर का, डीसीएस ऑपरेटर का मेन काम होता है कि अपने आंखों को ना सेट करे पहले, कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा चीजें रखा हुआ, क्योंकि उसको बैठ के यहाँ पे यहीं से पूरा का पूरा बॉयलर को कंट्रोल करना है। कोई भी इमरजेंसी होती है तो यहीं से कंट्रोल होते हैं। प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, तो वो सारी बातें यहीं से कंट्रोल हो जाती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
हाँ बताओ भाई। चलो ठीक है, तो हम लोग जब पकड़ लो, हम बॉयलर का लाइट अप करना चाहते हैं, बॉयलर को ऑन करेंगे, चलाएंगे, तो सबसे पहले कौन सा इक्विपमेंट, जब पावर प्लांट इज अंडर शटडाउन, शटडाउन खत्म हो रहा है, आप लाइट अप करना चाहते हो, उसके पहले आपको टेस्ट रन लेना है, टेस्ट रन आपने ले लिया है। अभी हम लोग बॉयलर का लाइट अप करेंगे, और हमको पहले से पता है कि डीपी स्टडी करेंगे, बेड स्टडी करेंगे, है ना, ये सारी बातें हमको पता है। तो डीपी स्टडी करना है या फिर बेड स्टडी करना है, तो इक्विपमेंट को सिक्वेंशियली चलाना है। तो लाइट अप के टाइम पे पूरे के पूरे पावर प्लांट में शुरुआत में सबसे पहले कौन सा पंप चलेगा, बताओ। एनीवन, कौन सा पंप चलाओगे या फैन चलाओगे, सबसे पहले क्या चलाना पड़ेगा? सर आईडी फैन। आईडी फैन सबसे पहले चलाएगा। अच्छा, और अच्छा, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला काम क्या है अपने को? लाइट अप जब कर रहे हैं वो, डीपी स्टडी हो गया है, अभी लाइट अप शुरू कर दिया है हम, ठीक है। लाइट अप जब शुरू हो गया है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे बॉयलर में, कि ड्रम में पानी है कि नहीं? पहला काम क्या है, ड्रम में पानी लोगे ना। सर पहले ड्रम लेवल चेक करूंगा, उसके बाद। सबसे पहले तो ड्रम में पानी लेंगे। ड्रम में पानी ही नहीं है, तुम जाके क्या कर रहा है, बॉयलर को चालू कर दे रहा है, लाइट अप कर दे रहा है, चलेगा क्या ऐसे? पता ना मेरे को। हाँ भाई। तो सबसे पहले हम ड्रम में पानी लेंगे। कोई बताएगा ड्रम में पानी भरने का क्या तरीका है, प्रोसीजर क्या है? डीएमटीपी चलाएंगे, तो डिएरेटर में पानी लेना पड़ेगा। ड्रम में पानी लेने का प्रोसीजर बताओ, कैसे ड्रम में पानी भरोगे? एकदम पूरा का पूरा नया मेंटेनेंस हुआ है या फिर नया प्लांट है, कमीशनिंग प्लांट है, फर्स्ट आप चालू कर रहे हो, आपने डीएम ट्रांसफर पंप चालू कर दिया, आपने डिएरेटर में पानी लेना है। तो यहाँ पे भी देखो, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मेरे डिएरेटर में पानी है कि नहीं है। कहाँ पे दिखेगा? ये रहा डिएरेटर। कहाँ गया डिएरेटर लेवल? एक तो हो गए, ये रहा मेरा, ये दिक्कत हो रहा है, एक मिनट। हाँ, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डीएम स्टोरेज टैंक लेवल, दिख रहा है? तो डीएम स्टोरेज टैंक में मेरा 94% वाटर अवेलेबल है, लगभग 100% वाटर है मेरे पास। मैंने डीएम ट्रांसफर पंप ऑन करके मैंने डिएरेटर में पानी ले लिया। तो डिएरेटर में पानी लिया, तो डिएरेटर लेवल दिखाना चाहिए यहाँ पे। हाँ, चलो इसको चेंज कर दिया था। डिएरेटर लेवल कहाँ गया भाई? शायद से किसी ने चेंज किया हुआ है इस पेज पे। हाँ, ये डिएरेटर टेम्परेचर दिखा रहा है यहाँ पे, डिएरेटर लेवल नहीं मिला मुझको। चलो ठीक है, डिएरेटर लेवल देखेंगे। ये रहा डिएरेटर टेम्परेचर 119 डिग्री, डिएरेटर प्रेशर, डिएरेटर नहीं है, छोड़ दो। छोड़ दो।
तो सबसे पहले हमने देखा डीएम स्टोरेज टैंक में पानी है, डीएम ट्रांसफर पंप चालू किया तो डिएरेटर का लेवल बढ़ेगा, है ना। डिएरेटर लेवल यहीं पे रहना चाहिए, यहाँ पे हम लोग काम करते रहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर पैरामीटर्स को कुछ चेंज होता है या फिर करते भी हैं। एनीवेज, तो जब डिएरेटर में पूरा 70% आपका वाटर है, 65-70% का वाटर है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है बताओ। सर बॉयलर फीड पंप चालू करेंगे। ड्राम में मुझको पानी भरना है, क्या करेंगे, सर बॉयलर फीड पंप चालू करना पड़ेगा। बॉयलर फीड पंप चालू करना पड़ेगा, ओके। सेक्शन वाल्व ऑन करके, और पहले चालू करने का टाइम सेक्शन वाल्व ऑन करके और डिस्चार्जिंग वाल्व क्लोज करके चालू करना पड़ेगा। हम्म, उसके लेकिन बाद उससे पहले भी कुछ और करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली फीड पंप चालू करोगे, नहीं सर। उससे पहले भी कुछ काम बाकी रह गया। हाँ ये रहा, डिएरेटर लेवल, ये देखो 68% का डिएरेटर लेवल आपका दिखा रहा है। डिएरेटर प्रेशर 0.8 दिखा रहा है, बट ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। जिस वक्त मैंने ये बैकअप लिया था उस वक्त एबनॉर्मल सिचुएशन था, 50% लोड पे चल रहा था प्लांट, और अचानक से कुछ गड़बड़ हुआ था, उस वक्त का बैकअप है, इसीलिए यहाँ पे कम दिखा रहा है, शो कर रहा है। यहाँ पे आपको डिएरेटर प्रेशर 1.5 kg के करीब में दिखेगा, ठीक है। सो डिएरेटर लेवल, डिएरेटर प्रेशर मिल गया। हाँ भाई बताओ शुभेंदु, क्या करेंगे, ये बीएफपी को चालू करने से पहले कुछ और चीजें चालू करना पड़ेगा, क्या है। एनीवन, सीमंतो, क्या चालू करना पड़ता है फिर पंप को चालू करने से पहले। बॉयलर फीड पंप को चालू करने से पहले देखो, प्लांट पे ना सबसे पहले अगर कोई इक्विपमेंट को चालू करना है तो वो है हमारा सीडब्ल्यू पंप। सीडब्ल्यू पंप चलेगा तो एसीडब्ल्यू चलेगा, एसीडब्ल्यू चलेगा तो हम लोग ग्लैंड कूलिंग लाइन खोलेंगे, ग्लैंड कूलिंग लाइन को बिना खोल के, ग्लैंड कूलिंग लाइन का प्रेशर बिना चेक किए फीड पंप को चालू नहीं करना है ना। तो बॉयलर फीड पंप को चालू करने से पहले ग्लैंड कूलिंग देखेंगे। ग्लैंड कूलिंग हो गया, आपने सक्शन वाल्व चेक कर लिया, डिस्चार्ज वाल्व चेक कर लिया, बैलेंस लीक ऑफ लाइन खोल के रखना है, ऑटो रिसर्कुलेशन लाइन देखना है, मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन को देखना है, और फिर फीड पंप को चालू करना है। बट ड्रम में पानी, इनिशियल पानी लेने के टाइम पे हम लोग फीड पंप से नहीं लेते हैं, हम लोग इनिशियल पंप दिया होता है, इनिशियल पंप से पहले पानी भरना चाहिए, है ना, इनिशियल फिलिंग पंप। पकड़ लो आपने पंप चालू कर दिया, डिस्चार्ज वाल्व खोल दिया, फिर भी पानी ड्रम में नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है पानी? शुभेंदु, आपने फीड पंप चालू कर दिया या फिर इनिशियल पंप चालू कर दिया और डिस्चार्ज वाल्व भी खोल दिया, लेकिन फिर भी पानी ड्रम में नहीं पहुंच रहा है, ड्रम लेवल नहीं बढ़ रहा, क्या कारण हो सकता है। डिएरेटर सर के एक क्या। स्ट्रेनर में प्रॉब्लम हो सकता है सर। क्या स्ट्रेनर में प्रॉब्लम हो सकता है सर, वो चोक कर सकता है स्ट्रेनर में स्ट्रेनर। प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेनर में प्रॉब्लम है कि नहीं है। सर ये डिफरेंशियल प्रेशर को के कौन से। डीपी चेक करके, चलो ठीक है, नहीं स्ट्रेनर साफ है, नहीं तो फिर पंप हम नहीं चलाते ना। स्ट्रेनर ओके, हमने चेक कर लिया, फिर भी पानी नहीं जा रहा है ड्रम।
सर डिएरेटर का पानी लेवल चेक करना पड़ेगा पहले। डिएरेटर का आइसोलेशन वाल्व खुला हुआ है मेरा। डिएरेटर का आइसोलेशन वाल्व खुला हुआ है, सक्शन वाल्व खुला हुआ है, स्ट्रेनर इज ओके। फीड पंप के सक्शन पे 1.5 kg का प्रेशर भी है। डिस्चार्ज में 100 kg का प्रेशर है, बट स्टिल बॉयलर ड्रम में कोई पानी नहीं जा रहा। सर ड्रेन लाइन क्लोज करना पड़ेगा। क्या? जितना सारा ड्रेन लाइन है। थोड़ा जोर से बोलो रे। ड्रेन लाइन। ड्रेन लाइन, हाँ एक पॉइंट है ये भी कि ड्रेन लाइन हो सकता है कि सारे ड्रेन लाइंस खुला हुआ है तो पानी ड्रेन हो जा रहा है। चलो हमने ड्रेन लाइन सारे बंद कर दिए। ड्रेन लाइन में क्या क्या आएगा? सारे जितने सारे बैंड 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 है वहां पे जहां जहां ड्रेन लाइन होता है। और उसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? सीवीडी आईबीडी, ब्लो डाउन लाइंस, है ना? तो सीवीडी आईबीडी भी मैंने बंद कर दिया, सारे ड्रेन लाइन बंद कर दिया, बट स्टिल ड्रम में पानी नहीं जा रहा। सर प्रेशर चेक करना पड़ेगा कितना प्रेशर है बॉयलर फीड पंप का। हाँ, प्रेशर प्रेशर। प्रेशर। हाँ। भाई प्रेशर का क्या होगा यहाँ पे? सोच के बताओ। फीड पंप चल रहा है, फीड पंप के डिस्चार्ज साइड में प्रेशर भी दिखा रहा है, सारे ड्रेन लाइन बंद है, सीबीडी बंद है, आईबीडी बंद है, बट स्टिल ड्रम का लेवल नहीं बढ़ रहा। आपने एफसीवी खोला था? एफसीबी था एनबीआर वाल्व। एफसीवी खोला था? एफसीवी नहीं खोलोगे तो कहां से जाएगा पानी, है ना? सर तो एफसीबी के पानी बाद। लेते टाइम आपको फीड कंट्रोल वाल्व खोलना पड़ेगा। टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व को हम बंद रखेंगे और फीड कंट्रोल वाल्व को खोल के रखेंगे, तब जाके पानी जो है वो कहाँ पहुंचेगा? ड्रम में पहुंचेगा। धीरे धीरे हम ड्रम को भरेंगे। अब ड्रम को भरने के टाइम पे ना अपने को एयर वेंट वाल्व खोल के रखना है, और बाकी सारे ड्रेन लाइन, सीबीडी, आईबीडी, जितने सारे आपके मेन स्ट्रीम स्टॉप वाल्व, मेन स्ट्रीम वेंट वाल्व, सब बंद रहेगा। सिर्फ खुला रहेगा तो क्या? ड्रम के ऊपर का एयर वेंट लाइन। अब पानी को भरते भरते ना आपको 100% भरना है। अब क्या है कि हम बॉयलर फीड पंप से भी ले सकते हैं पानी। उससे क्या होगा? उससे टर्बुलेंस आएगी बहुत ज्यादा, और टर्बुलेंस के कारण इकोनोमाइजर के ट्यूब्स में एयर बबल्स फॉर्म हो सकते हैं, फिर एयर पॉकेट बनेगा, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसीलिए इनिशियल फिलिंग पंप दिया होता है जो लो प्रेशर है, कि आराम से भाई धीरे धीरे लेमिनर फ्लो रहे और पूरा का पूरा पानी भर जाए ट्यूब्स में, ड्रम में, और कहीं पे कोई एयर पॉकेट ना बने। अब हमने एयर वेंट बस खोल के रखा हुआ है। एयर वेंट वाल्व हमने खोल के रखा हुआ है। उस एयर वेंट वाल्व से जब तक पानी नहीं निकलेगा ना, तब तक आपको भरना है, ड्रम को 100% फुल कर देना। जब ड्रम आपका पूरा फुल हो जाएगा, एयर वेंट वाल्व से पानी निकलने लगा, अब क्या करेंगे? इनिशियल पंप को बंद करो, एफसीवी को बंद करो, एंड यू गिव आईबीडी। आईबीडी खोल दिए, सीबीडी खोल दिए, ड्रम लेवल को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। कहां तक? लो लेवल अलोंग, मतलब
22%। तो 20-22% के पानी रख के वहां तक हम लोग आईबीडी देके ड्रम को डाउन करेंगे पानी। अब मेरे ड्रम में पानी है, लाइट अप के लिए हम तैयार हैं। लाइट अप शुरू करेंगे। लाइट अप शुरू करने के बाद अभी भी ना, अभी तो आईबीडी बंद हो गया है, सीबीडी भी बंद है, क्योंकि अब पानी और ड्रेन नहीं करना है, वहां पे होल्ड करना है पानी को। और एयर वेंट वाल्व जो है वो खुला ही रहेगा, उसको बंद मत करो। एयर वेंट वाल्व कब बंद करना है? जब बॉयलर के ड्रम में 1.5 से 2 kg का प्रेशर आ जाएगा, when drum is filled with steam, उसके बाद जाके हमको एयर वेंट वाल्व बंद करना है, उससे पहले नहीं करना। Am I clear? तो ड्रम में पानी भरते टाइम एक ही चीज समझते हैं, धीरे धीरे करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। पहला काम क्या है अपना, कि हम लोग बॉयलर के ड्रम में पानी ले रहे हैं, ठीक है। बॉयलर के ड्रम में जब हमको पानी भरना है तो हम क्या किए, हमने इनिशियल फिलिंग पंप चालू करना है। उससे पहले हमको डीएरेटर में पानी लेना है, तो डीएम ट्रांसफर पंप से पानी ले लिए, डीएरेटर में 70% पानी आ गए। उस डीएरेटर से इनिशियल फिलिंग पंप से एफसीबी खोल के हमने इकोनोमाइजर के थ्रू ड्रम में पानी भर दिया। पानी भरते टाइम हमको ये ध्यान में रखना है कि सारे ड्रेन लाइन बंद हो गए, सीबीडी आईबीडी बंद रहे, मेन स्ट्रीम स्टॉप वाल्व, मेन स्ट्रीम वेंट, बाईपास वाल्व सब बंद है। सिर्फ खुला है तो मेरा एयर वेंट वाल्व। एयर वेंट वाल्व को खोल के रख के हम ड्रम को पूरा फुल कर देंगे। करके 100% जब ड्रम लेवल आएगा तब जाके हम लोग आईबीडी खोल के ड्रम से पानी धीरे 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 ड्रेन करके उसको मिनिमम लेवल पे, वाटर लेवल पे लेके आएंगे अलार्म करके। यहाँ पे आने के बाद हमारा आईबीडी बंद हो जाएगा, सीबीडी बंद हो जाएगा, और हम लोग लाइट अप करेंगे, स्टीम जनरेट करेंगे। जब 1.5 से 2 kg का स्टीमिंग हो जाएगा ड्रम के अंदर, तब जाके मैं एयर वेंट वाल्व को बंद कर दूंगा। Am I clear? Yes, sir. ओके, तो आज के लिए यहाँ तक ड्रम में पानी भरना सीख लिए। लाइन को एक बार देखना, सर्किट जैसे हमने ड्रॉ कराया था उसको एक बार ड्रॉ करके देख लेना कि लाइन में क्या क्या चीजें है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और ड्रम में पानी भरना ये एक काम है। ड्रम के पानी को, बॉयलर ड्रम के पानी को मेंटेन करने के लिए अपने को एफसीबी मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट है, 3 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल है, तो वो क्या होता है, कैसे उससे काम लेते हैं, उस चीज को हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 3 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल, सिंगल एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल कैसे करते हैं। ओके ओके एवरीवन, ओके। चलो बाय बाय।